भारत में साइकिल सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की पहली कामयाबी, पहला प्यार और एक गहरा इमोशन रही है। स्कूल जाने से लेकर दूध सब्जी बांटने, दफ्तर जाने और खेतों तक पहुंचने के लिए इस दो पहिए की सवारी ने पूरे देश की तरक्की का बोझ अपने कंधों पर उठाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस साइकिल ने भारत के बचपन और जवानी को रफ्तार दी, उस साइकिल के सबसे बड़े ब्रांड की नींव कैसे पड़ी? इसकी कहानी किसी चमकते हुए कॉर्पोरेट बोर्डरूम में नहीं, बल्कि भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों के बीच लिखी गई थी। साल था 1947, जब लकीरों ने सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियां भी बांट दी थी। तब के पाकिस्तान के सियालकोट का एक संपन्न पाहवा परिवार रातों रात अपना पुश्तैनी घर, कारोबार और जमा पूंजी पीछे छोड़ जान बचाते हुए भारत आता है। आंखों में उजड़ने का खौफ था और भविष्य का घना अंधेरा। जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? शायद किसी रिलीफ कैंप में पनाह लेगा या 2 वक्त की रोटी के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश करेगा। लेकिन इस पाहवा परिवार ने अपना रास्ता खुद बनाने की ठानी। इनके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, ना कोई शानदार ऑफिस था और ना ही कोई भारी भरकम मशीनरी। लुधियाना की एक छोटी सी जगह पर शुरुआत हुई, सिर्फ साइकिल की सीट और ब्रेक बनाने से, और वजह थी सिर्फ एक रोटी की जुगत। लेकिन तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीट और ब्रेक बनाने का यह सिलसिला एक दिन भारत के सबसे बड़े साइकिल ब्रांड तक जाकर रुकेगा। एक ऐसा ब्रांड जो 100 रुपए की आम आदमी वाली साइकिल से लेकर 21वीं सदी की एडवांस ई स्कूटी तक का सफर तय करेगा और लुधियाना जैसे शहर को पूरे भारत का साइकिल हब बना देगा। किस्सा के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं जीरो से हीरो बनने वाली कंपनी A1 साइकिल्स की। कैसे मलेरकोटला के कारीगरों, लुधियाना के छोटे कारखानों और देसी जुगाड़ के जरिए इस कंपनी ने वो साम्राज्य खड़ा किया जिसका टर्नओवर आज 1000 करोड़ के भी पार जा चुका है। आज किस्सा में हम सुनाएंगे A1 साइकिल्स की वो कहानी जो आज के दौर के किसी भी मल्टीनेशनल स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव और ये किस्सा है A1 साइकिल का। कहानी की जड़ें 1923 के सियालकोट से जुड़ती हैं, जहां जन्मे सोहन लाल पाहवा ने ही A1 साइकिल्स की नींव रखी थी। पाहवा परिवार के सदस्य अभिजीत आहूजा ने सोहन लाल की बायोग्राफी लिखी है, द बैलेंस ऑफ टू व्हील्स। इसमें अभिजीत बताते हैं कि पाहवा परिवार सियालकोट का एक जाना माना बिजनेस घराना हुआ करता था। इस परिवार के लुधियाना और मलेरकोटला में पहले से ही मजबूत बिजनेस कनेक्शंस थे। इसलिए 1947 में जब विभाजन का दर्दनाक दौर आया तो परिवार ने सीधे लुधियाना आने का फैसला किया। अपनी किताब फ्रॉम द एशेस ऑफ 1947 रीइमेजिनिंग पंजाब में इतिहासकार पिप्पा विरदी भी पाहवा परिवार का जिक्र करती हैं। वो बताती हैं कि बंटवारे से पहले लुधियाना के गिल रोड पर इस परिवार की एक दुकान हुआ करती थी। इसी दुकान के जरिए वो मलेरकोटला के उन मुस्लिम कारीगरों के साथ बिजनेस करते थे जो साइकिल के पार्ट्स बनाते थे। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पाहवा परिवार ने अचानक से इस अनजान बिजनेस में कदम रखा था। भले ही इस परिवार ने विभाजन की आग में अपना घर, जायदाद और स्टेबल बिजनेस खो दिया था, लेकिन सरहद पार से वो कपड़ों के गट्ठरों के साथ व्यापार की गहरी समझ और पुराने व्यापारिक रिश्ते भी अपने साथ ले आए थे। यही वजह थी कि उन्होंने दिल्ली या अमृतसर जैसे शहरों को चुनने के बजाय लुधियाना को चुना। यह उनके बिजनेस नेटवर्क के आधार पर लिया गया एक बेहद सटीक कारोबारी फैसला था। उस वक्त लुधियाना आज की तरह कोई बहुत बड़ा औद्योगिक शहर नहीं था, लेकिन तब भी वहां छोटे मोटे कल पुर्जे बनाने वालों, लोहारों और मशीन ऑपरेटर्स का एक ग्रुप धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। बंटवारे के बाद आए कई परिवारों ने यहां बिजनेस शुरू किए। दिलचस्प बात यह है कि मशहूर साइकिल कंपनी हीरो की शुरुआत भी बंटवारे से आए मुंजाल परिवार ने यहीं लुधियाना से ही की थी। लुधियाना में धीरे धीरे एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया था जहां कोई साइकिल की चेन बना रहा था, कोई पैडल, कोई रिम तो कोई स्टील की पाइप्स। इसी माहौल में पाहवा परिवार ने साल 1948 में अपने लिए एक लूप होल खोज लिया।
पाहवा परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि परिवार चलेगा कैसे, कम पूंजी के साथ क्या किया जा सकता है। ऐसे में तीनों भाइयों हंसराज, जगत सिंह और सोहनलाल पाहवा ने सोचा कि क्यों ना कम लागत के साथ सिर्फ साइकिल की सीट और उसके ब्रेक बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की जाए। दरअसल पूरी साइकिल बनाने के लिए फ्रेम, फोक, रिम, टायर्स, ट्यूब, चेन, पेडल और हैंडल जैसे दर्जनों पार्ट्स की जरूरत होती है। लेकिन सीट और ब्रेक बनाने के लिए किसी बड़ी मशीनरी, एडवांस इक्विपमेंट या हेवीली ट्रेन्ड वर्कर्स की जरूरत नहीं थी। ऐसे में 1948 में पाहवा परिवार ने सबसे पहले साइकिल की सीट और ब्रेक बनाकर इस बिजनेस में कूदने का फैसला किया। लुधियाना में पहले से ही साइकिल के पार्ट्स तेजी से बिक रहे थे, इसलिए भारत के साइकिल हब की तरफ उभरते इस शहर में पाहवा परिवार को पैर जमाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे इस परिवार ने सीट और ब्रेक के अलावा साइकिल के दूसरे पार्ट्स भी बनाने और बेचने शुरू कर दिए। आज की आधुनिक कॉर्पोरेट भाषा में इसे बूटस्ट्रैपिंग कहा जाता है। लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं था। वो दौर लाइसेंस राज का था। कंपनी को कौन सी मशीन विदेश से मंगानी है, किस स्तर पर प्रोडक्शन करनी है, इन सारी चीजों के लिए लाइसेंस और सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। एवन के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर और पाहवा परिवार के मुखिया ओमकार सिंह पाहवा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस वक्त लुधियाना में करीब 20-25 परिवारों के पास ही साइकिल बनाने का लाइसेंस था। लाइसेंस मिलने के बाद नई कंपनियों का बिजनेस में अचानक स्टेबलाइज हो जाना आसान नहीं था। इसके अलावा कच्चा माल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। साइकिल के मौजूदा ढांचे के लिए स्टील स्ट्रिप्स और ट्यूब्स की भारी जरूरत थी। साइकिल के पार्ट्स बनाते बनाते एवन ने अब खुद पूरी साइकिल असेंबल कर बेचने का मूड बना लिया था। कुछ पार्ट्स वो खुद बना रहे थे और कुछ वो लुधियाना के ही लोकल मैन्युफैक्चरर से सोर्स कर रहे थे। लेकिन मजबूत ढांचे के लिए स्टील स्ट्रिप्स और भारत की कच्ची सड़कों को झेलने के लिए अच्छे रबर के टायर और ट्यूब्स की जरूरत थी। ऐसे में एवन ने पश्चिम बंगाल से स्टील स्ट्रिप्स और साउथ इंडियन कंपनी हरक्यूलिस से ट्यूब्स खरीदना शुरू किया। इतिहासकार पिप्पा विर्दी बताती हैं कि 1951 में एवन ने पहली बार 250 साइकिलों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के साथ साइकिल बनाना शुरू किया था। यह विशुद्ध मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा असेंबली का बिजनेस था। तैयारी 1951 में शुरू हुई और एवन साइकिलों का पहला चमचमाता बैच 1952 को बाजार में उतरा। एवन ने साइकिल को कॉमन मैन की सवारी के तौर पर पेश किया और कीमत रखी सिर्फ 100 रुपए। ध्यान रहे, ये आज के 100 नहीं बल्कि 1952 के 100 रुपए थे। और ये कीमत सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भर नहीं थी। एवन एक ऐसे भारत में उतर रही थी जहां साइकिल को परिवार की संपत्ति माना जाता था। तब दहेज में साइकिल, रेडियो और घड़ी देने का रिवाज था। कोई अच्छी नौकरी करता था तब जाकर उसके पास एक साइकिल का जुगाड़ हो पाता। ऐसे में कम कीमत, मजबूत ढांचा और आसानी से मिलने वाले पुर्जे किसी भी सजावटी फीचर से कहीं ज्यादा अहम थे। एवन की पहली साइकिल बिल्कुल रफ एंड टफ रोडस्टर स्टाइल की थी, जो मुख्य तौर पर सिर्फ 2 रंगों में आती थी, गहरी नीली और हरी। कभी कभी चमकीले लाल रंग की साइकिल भी बनाई जाती थी। वैसे तो साइकिल की इंजीनियरिंग देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके डिजाइन में अलग अलग तरह की बारीक डिटेलिंग जुड़ी होती है। फ्रेम की ज्योमेट्री गलत हो तो साइकिल एक तरफ खिंचेगी, वेल्डिंग कमजोर हो तो भार पड़ने पर जोड़ टूट सकते हैं, रिम सटीक गोल ना हुआ तो चक्का हिलने लगेगा, चेन और फ्री व्हील का तालमेल ठीक ना हुआ तो पेडल की फोर्स चक्कों तक सही से नहीं पहुंच पाएगी और चलाने वाले को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन सभी बारीकियों को तौलने के लिए एवन के पास कोई एडवांस रोबोटिक्स या कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग नहीं थी। फ्रेम को काटना और मोड़ना सब कुछ कुशल कारीगरों और उनके हुनरमंद हाथों पर निर्भर था। स्टील फ्रेम्स को जोड़ने के लिए ट्यूब को पिघलाकर जोड़ने या वेल्डिंग करने के बजाय धातु को पिघलाकर जोड़ों के बीच डाला जाता था। ये ऐसा तरीका था जिससे साइकिल की मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती थी। लुधियाना का क्लस्टर एवन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। एक ही शहर में कई छोटे मैन्युफैक्चरर्स होने के कारण कंपनी को दूर दराज के सप्लायर्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता था। पार्ट्स की क्वालिटी में दिक्कत होती तो पुर्जे तुरंत बदले जा सकते थे। नया डिजाइन तैयार करना बेहद आसान होता था। इस ईज ऑफ बिजनेस ने वक्त के साथ कंपनी को प्रोडक्शन तेजी से फैलाने में मदद की।
साल 1957-58 के आसपास A1 का प्रोडक्शन महीने के 250 साइकिल से कहीं ज्यादा बढ़कर रोज के 100 से 125 साइकिल बनाने तक पहुंच गया और 1973 आते आते ये आंकड़ा रोजाना करीब 1000 साइकिल तक जा पहुंचा। A1 के इस तेजी से विकास के पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण बिजनेस फैसला था, जिसे आज हम मैनेजमेंट की भाषा में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने धीरे धीरे साइकिल में लगने वाले ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को खुद ही बनाना शुरू कर दिया। A1 साइकिल्स की आधिकारिक वेबसाइट की टाइमलाइन देखें तो 1974 में रिम, चेन और फ्री व्हील बनाने के लिए नई फैसिलिटी शुरू की गई। 1975 में साइकिल के मेन पार्ट्स को ISI ने सर्टिफाइड कर दिया। इसके बाद A1 ने साल 1978 में फॉस्फेट ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट प्लांट लगाया। 1982 के आसपास कोल्ड रोलिंग, प्रिसीजन स्टील ट्यूब और हॉट रोल्ड स्टील से संबंधित सुविधाएं भी कंपनी ने खुद शुरू कर दी। फॉस्फेट ट्रीटमेंट का काम केवल रंग को चमकाना नहीं था, बल्कि धातु की सतह पर एक ऐसा केमिकल लेयर तैयार करना था जिससे पेंट अच्छे से चिपक जाए और जंग लगने की संभावना कम हो। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के जरिए पेंट के कण स्टील फ्रेम पर अच्छे से फैल जाते थे, जिससे पेंट की बर्बादी कम होने लगी। कंपनी ने अपना स्टील स्ट्रिप और ट्यूब बनाना भी शुरू कर दिया। इससे A1 को मनचाही मोटाई, साइज, मजबूती और क्वालिटी की ट्यूब बनाने और उसे कंट्रोल करने में जबरदस्त मदद मिली। लेकिन उत्पादन बढ़ाना सिर्फ आधी लड़ाई थी। साइकिल को लुधियाना से पटना, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल और गुवाहाटी के बाजारों तक पहुंचाने के लिए डीलर्स के बड़े बड़े नेटवर्क की भी भारी जरूरत थी। साइकिल एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे ग्राहक खरीदने से पहले स्थानीय दुकानदार की राय जरूर सुनता था। अगर किसी ब्रांड की चेन बार बार उतरती, फ्रेम जल्दी टूटता या पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते तो डीलर इन साइकिल्स का अगला ऑर्डर रोक देता था। इसलिए डीलर में भरोसा बनाना सबसे ज्यादा जरूरी था। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटाने के लिए साइकिल्स को पूरी तरह असेंबल करने के बजाय हाफ असेंबल कर भेजा जाता था, जिससे डीलर या दुकानदार पूरी तरह से तैयार करते थे। A1 ने इस नई स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ने को चुना। A1 को आगे बढ़ने में राज्य सरकारों की भी खूब मदद मिली। 1990 के दशक के आखिरी सालों में कई राज्य सरकारों ने स्कूल आने जाने के लिए बच्चों को साइकिल्स बांटनी शुरू की, जिसका सीधा फायदा A1 को भी मिला। A1 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक साल 2002 तक कंपनी राज्य सरकारों को 1 करोड़ से ज्यादा साइकिल्स बेच चुकी थी। आज भी A1 साइकिल्स के बिजनेस का बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरह के बल्क ऑर्डर से पूरा होता है। केयर की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त कंपनी के टोटल बिजनेस का 50% से ज्यादा हिस्सा बल्क ऑर्डर से आ रहा था, जिसमें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारी योजनाएं अहम थी। आज A1 80 से ज्यादा देशों में निर्यात करती है। अफ्रीका, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका के बाजारों तक A1 की साइकिल्स पहुंचती है। लेकिन यहां आपको एक जरूरी अंतर समझना होगा। जो ऐतिहासिक A1 ग्रुप था और जो आज की A1 साइकिल्स लिमिटेड है, इसे पूरी तरह से एक यूनिट मानना गलत होगा, क्योंकि 1996-97 के आसपास इस पारिवारिक बिजनेस का भी बंटवारा हो गया था। उन्नीस में जब देश का बंटवारा हुआ, तब सियालकोट का पाहवा परिवार घर, जमीन, जायदाद पीछे छोड़कर लुधियाना आकर बस गया था। यहां इस परिवार ने अपनी मेहनत और बिजनेस एबिलिटी के दम पर एक लीडिंग साइकिल कंपनी A1 की शुरुआत की। सीट और ब्रेक से शुरू हुआ बिजनेस तरह तरह की साइकिलें बनाने तक पहुंचा, लेकिन 1996-97 में इस पाहवा परिवार के अंदर ही कंपनी का बंटवारा हो गया। A1 साइकिल्स की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 1997 में A1 साइकिल्स लिमिटेड का सीधा नियंत्रण ओंकार सिंह पावा के परिवार को मिला। दूसरे पारिवारिक मेंबर्स के पास कई कंपोनेंट और कच्चा माल बनाने के बिजनेस चले गए। क्रिसिल की मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट कहती है कि अभी A1 साइकिल्स लिमिटेड मुख्य रूप से फ्रेम, फोक और मडगार्ड जैसे बड़े पुर्जे ही बनाती है और बाकी पार्ट्स लोकल सप्लायर्स से सोर्स करती है। 2002 के आसपास जब ओंकार सिंह पावा ने A1 साइकिल्स का बिजनेस पूरी तरह से संभाला, तब कंपनी का सालाना प्रोडक्शन करीब 14 लाख साइकिल्स का था। बाद के सालों में यह आंकड़ा 25 लाख तक पहुंचा और साइकिल के मॉडल्स की संख्या 20-30 से बढ़कर सीधे 150 तक पहुंच गई।
कंपनी ने पंजाब के ही नीलो में एक दूसरा बड़ा प्लांट खोला, जिसमें प्रीमियम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए स्टील और एल्यूमिनियम के फ्रेम वाली साइकिलें बनाई जाती हैं। द ट्रिब्यून की 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एवन ने इन्वेडर, 7 स्टार, जिंग, जिप राइड, जिप्सी, मिस्टर बॉन्ड और बटरफ्लाई और चीफ जैसे अलग अलग मॉडल्स के एडवांस साइकिल बेचने शुरू कर दिए थे। ये नाम उस दौर की नई मार्केटिंग लैंग्वेज को दिखाते हैं। ये वो दौर था जब साइकिल्स के डिजाइन तेजी से बदल रहे थे। ग्राहक को सिर्फ ऊंची 21 या 24 इंच वाली काली साइकिल नहीं चाहिए थी, उन्हें अपनी अलग पहचान वाली स्टाइलिश साइकिल लेनी थी। इसके बाद माउंटेन बाइक यानी एमटीबी, मल्टी स्पीड गियर, फ्रंट सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक्स, हल्के फ्रेम और हाइब्रिड साइकिलों की मांग बढ़ी। अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में सिंगल स्पीड एमटीबी, गियर वाली एमटीबी, लेडीज और बच्चों की साइकिलें मौजूद हैं। इसके अलावा एडवांस इलेक्ट्रिक साइकिल और फैट बाइक भी कंपनी धड़ल्ले से बेच रही है। इनोवेशन का मतलब हर बार बिल्कुल नई तकनीक इजाद करना नहीं होता। विदेशी तकनीक को इंडियन बाजार के अनुरूप ढालकर नए, सस्ते और टिकाऊ प्रोडक्ट डेवलप करना भी इनोवेशन ही है। एवन ने अपनी उसी 100 रुपए की साइकिल शुरू करने वाले आइडिया का इस्तेमाल यहां फिर से किया। 2000 के दशक में पेट्रोल की बढ़ती कीमत, शहरों में प्रदूषण और कम दूरी के लिए वैकल्पिक वाहनों की चर्चा शुरू हो चुकी थी। एवन ने करीब 3 साल की लंबी रिसर्च के बाद साल 2006 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइकिल मार्केट में उतारी। बिजनेस स्टैंडर्ड की उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त उस पहली इलेक्ट्रिक साइकिल की कीमत महज 15,000 रुपए थी, जो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती थी और एक चार्ज में 40 किलोमीटर तक चलने का दावा किया गया था। इसमें 36 वोल्ट की सील बंद रिचार्जेबल लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। इस साइकिल को 3 तरीके से चलाया जा सकता था। पहला पैडल मारकर, दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए ऑटोमेटिक मोड पर, या फिर मोटर को पैडल असिस्ट देते हुए। उस समय इसे ऐसे लो स्पीड व्हीकल के तौर पर पेश किया गया जिसके लिए ना तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत थी और ना ही किसी रजिस्ट्रेशन या नंबर प्लेट की। कंपनी का टारगेट बड़े शहरों में रहने वाले यंग लोगों को अट्रैक्ट करना था, जिन्हें सिटी कम्यूट के लिए लाइट वेट व्हीकल की जरूरत थी। कंपनी ने ईवर्ल्ड नाम से आउटलेट खोले और 50 ब्रांडेड आउटलेट बनाने की योजना शुरू की। लुधियाना, जालंधर और कोची में शुरुआती शोरूम्स खोले गए। लेकिन सच कहें तो यह बिजनेस उस वक्त फ्लॉप साबित हुआ। उस वक्त लेड एसिड बैटरी काफी भारी होती थी और हर साल उसे बदलने की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए ग्राहकों ने इस पर कम भरोसा जताया। और रही बात 15,000 रुपए की, तो ये साल 2006 की बात है। उस वक्त कोई भी बजाज या किसी और कंपनी की बाइक 45 से 50,000 रुपए में आ जाती थी। हालांकि एवन यहां रुकी नहीं। 2007 में शुरू हुए ई वर्ल्ड ऑफ एवन में इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई रिक्शा भी शुरू किए गए। पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स में भी कंपनी ने हाथ आजमाया। 2013 में एवन फिटनेस मशीन्स की शुरुआत की गई और कंपनी ने जिम की मशीनें, ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम, बेंच, स्ट्रेंथ मशीनरीज और फिटनेस एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स भी बेचने शुरू किए, जो आज तक सफलतापूर्वक बेचे जा रहे हैं। 1997 के बंटवारे के बाद एवन साइकिल्स लिमिटेड का कंट्रोल ओमकार सिंह पाहवा के पास आया। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ऋषि पाहवा अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मनदीप सिंह पाहवा ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी कंपनी अब पाहवा परिवार की तीसरी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। आज कंपनी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हीरो और टीआई साइकिल्स हैं। केयर रेटिंग्स के मुताबिक हीरो और टीआई साइकिल्स मिलकर इंडियन साइकिल इंडस्ट्री का 50% मार्केट कवर करते हैं। यानी इनके बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी एवन ही बनकर उभरता है। बचे हुए 50% में एवन के साथ कुछ लोकल प्लेयर्स भी शामिल हैं। केयर रेटिंग्स के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 878 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो 2023-24 में 32% तक बढ़कर 1159 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि 2024-25 में कंपनी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई और क्रिसिल के मुताबिक उनका फाइनेंस 18% गिरकर 944 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन अब कंपनी ने एक बार फिर से जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने में ही करीब 940 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया गया है।
जो पिछले साल के सेम ड्यूरेशन से 37% ज्यादा है। फाइनेंस में उतार चढ़ाव के बावजूद एवन की बैलेंस शीट काफी मजबूत दिखाई देती है। मार्च 2024 में केयर ने कंपनी का कुल कर्ज लगभग 38.61 करोड़ और गियरिंग रेशो केवल 0.06 गुना बताई थी। क्रिसिल ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि समूह की नेटवर्थ मार्च 2025 में लगभग 687 करोड़ और मार्च 2026 तक लगभग 760 करोड़ तक पहुंच जाएगी। बैंक लिमिट का उपयोग भी पिछले 12 महीने में लगभग 16% ही रहा है, जो इसकी वित्तीय सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के बिजनेस में कुछ लायबिलिटीज या खतरे भी बने हुए हैं, जैसे कि सरकारी टेंडरों पर भारी निर्भरता। जब भी बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो उत्पादन और राजस्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन अगर टेंडर टल जाएं या भुगतान में देरी हो जाए तो वर्किंग कैपिटल बुरी तरह फंस सकती है। कंपनी का दूसरा ड्रॉबैक है कम कीमत वाली असंगठित साइकिलें। भारत का एक बहुत बड़ा ग्राहक वर्ग प्राइस के लिए काफी सेंसिटिव है। ब्रांडेड कंपनी को गुणवत्ता, जांच, वारंटी, प्रचार और डीलर मार्जिन का भारी खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन छोटी असेंबली इकाइयां कम प्राइस ब्रैकेट पर प्रोडक्ट देकर मार्केट शेयर काट लेती है। यानी कि एवन के सामने ऐसी ही कम प्राइस वाली असेंबल की गई साइकिलें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा कारण है प्रीमियम साइकिल बाजार में सीमित हिस्सेदारी। क्रिसिल ने एवन की प्रीमियम साइकिल्स में हिस्सेदारी को दूसरी कंपनियों के मुकाबले थोड़ा लिमिटेड बताया है। प्रीमियम ग्राहक तेजी से बेहतर गियर, कम वजन और इंटरनेशनल डिजाइन चाहते हैं। इन्हें सर्व करने के लिए सिर्फ पुराना नाम काफी नहीं है, कच्चे माल की बढ़ती कीमत भी एक कारण है। अप्रैल 2026 में लुधियाना के साइकिल मैन्युफैक्चरर्स ने स्टील, प्लास्टिक, रबड़, पेंट, केमिकल और परिवहन लागत बढ़ने के चलते हर एक साइकिल की कीमत 300 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट में इतना छोटा दिखने वाला बदलाव भी एवन की सेल्स को बहुत प्रभावित कर सकता है। एवन की जर्नी सिर्फ 100 रुपए की साइकिल से 1000 करोड़ के कारोबार तक पहुंचने की एक आम कॉर्पोरेट कहानी भर नहीं है। यह कहानी बताती है कि बंटवारे में सब कुछ खो देने वाला एक परिवार केवल किस्मत या भगवान के भरोसे नहीं बैठा था। उसने अपने हुनर और जिद से एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो आज पूरे भारतीय साइकिल बाजार को लीड कर रहा है। यह उस पुराने इंडियन इंडस्ट्रियल मॉडल की कहानी भी है जिसमें कोई एक फैक्ट्री अकेली बड़ी नहीं हुई। उसने अपने साथ उन सभी छोटे मैन्युफैक्चरर्स और कारोबारियों को भी बड़ा किया जो उसकी इस सफलता के सफर में उसके साथ खड़े थे। और आखिर में ये बदलाव को वक्त रहते स्वीकार करने की भी कहानी है। काली रोडस्टर से लेकर BMX तक, बच्चों की रंगीन साइकिल से लेकर गियर वाली MTB तक और लेड एसिड ई-बाइक से आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटी और रोबोटिक निर्माण तक, कंपनी ने खुद को हर दौर में ढाला है। एवन का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि भारत में आज कितने लोग साइकिल चलाते हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी बदलते हुए नए भारत के ग्राहक को कितनी जल्दी समझती है। लेकिन एक बात जिसके लिए ऐसी कंपनियों को सैल्यूट है, वो है इनका जज्बा। अपना सब कुछ उजड़ जाने के बावजूद इन लोगों ने हार नहीं मानी और आर्थिक विकास के पहिए को उस स्थिति में भी चलाए रखा जब देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये थी एवन साइकिल्स की पूरी कहानी, जिसे लिखा था मेरे साथी हिमांशु और मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी तौफीक ने। आपकी एवन साइकिल से कौन सी याद जुड़ी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको यह किस्सा कैसा लगा, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी इस वीडियो को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।